हम थे गज केसरी योग के ऊपर। मैंने आपको बताया कि गज केसरी योग जन्म कुंडली में तो दिख रहा है, ठीक है। बट ये आपके नवांश चार्ट में है कि नहीं है, वो एक बार चेक कर लो, क्योंकि नवांश ना प्लेनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ बताता है कि वो आपको सही में उतना फलित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, मैं नवांश के लिए आपको ये बोल रहा था कि अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आपकी जन्म कुंडली में जो प्लेनेट है ना, वो नवांश में जाके अगर उसकी मित्र की राशि में बैठे, खुद की राशि में बैठे, या एक्सोल्टेड साइन में बैठे, तो फिर वो प्लेनेट आपके लिए अच्छा है। समझ गए? जी सर। हाँ, आप बोलो, क्योंकि अभी क्या ना वो प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं क्या। ठीक है, गज केसरी योग समझ लिया हमने, ठीक है। अभी दूसरा एक योग है चंद्रमा को लेके, उसे बोलते हैं अमला योग। ये कुंडली में कैसे बनता है वो समझ लो। चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा आपका जहां बैठा है, मून, वहां से 10वें घर में, यानी 10th हाउस में, कोई नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट बैठा हो। नेचुरल बेनिफिट में कौन कौन से आएंगे? जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, ठीक है। तो इसको अम्ला योग बोलते हैं। ये व्यक्ति को धन देता है, निर्मल यश देता है। निर्मल यश यानी उसको समाज में एक अच्छे व्यक्ति की तरह का मान सम्मान देगा। उसकी जो सामाजिक छवि होगी ना, बहुत अच्छी होगी। पब्लिक की नजर में ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ये नैतिकता से चलेगा। जब भी चंद्रमा से 10वें घर में कोई शुभ प्लेनेट होता है, तो मान लो आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, तो आपकी कुंडली में दोनों योग बन गए, ठीक है। समझ में आया? जी सर। फिर दूसरा एक योग है सुनफा योग, जो ये भी चंद्रमा से बनता है। ये कब बनता है? जब चंद्रमा से आगे के हाउस में कोई भी प्लेनेट हो। अभी यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है कि बेनिफिक है मेलिफिक है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि चंद्रमा से आगे एक प्लेनेट होना चाहिए, ठीक है। एक घर आगे, मान लो चंद्रमा यहाँ पे है, तो उसका एक घर आगे यहाँ होगा। यहाँ कंडीशन एक ही है कि इस योग के अंदर ना सूर्य, राहु, केतु, ये 3 प्लेनेट नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कोई भी प्लेनेट होगा तो सुनफा योग है आपकी कुंडली के अंदर। सुनफा योग व्यक्ति को वेल्दी बनाता है, धन देता है, पैसा देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, ठीक है। कंडीशन क्या है? चंद्रमा से एक घर आगे कोई ना कोई प्लेनेट जरूर होना चाहिए। अगर वो प्लेनेट वहां पे बैठा है सूर्य राहु केतु को छोड़ के, तो ये व्यक्ति को धन भी देता है, मान सम्मान भी देता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है। उसी हिसाब से हनफा योग है। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब मून से 12th हाउस में कोई प्लेनेट हो। उसमें भी कंडीशन यही है, सूर्य राहु केतु नहीं होने चाहिए, यानी यहाँ पे कोई ना कोई प्लेनेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये समाज में आपको वैभव देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी करता है। दूसरा, व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, मानसिक स्थिरता बहुत अच्छी होती है। और ओवरऑल धन पर्सपेक्टिव से नहीं, बट इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से ये योग बहुत अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के पीछे कोई प्लेनेट है, एक्सेप्ट राहु केतु सूर्य। चंद्रमा से लेके फिर एक और योग बनता है, जिसे दुर्धारा योग कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? चंद्रमा जहां बैठा है, उसके एक घर आगे और उसके एक घर पीछे, ठीक है। यानी चंद्रमा से 2nd हाउस में और 12th हाउस में प्लेनेट होना जरूरी है, एक्सेप्ट सन, राहु,
केतु। ठीक है, ये दुर्धारा योग। ये भी जब भी दशा चलेगी इन प्लेनेट की, व्यक्ति को अच्छा पैसा दे, अच्छा मान सम्मान मिलेगा, अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएगा व्यक्ति। अभी चंद्रमा से जो एक दुर्योग है उसकी बात कर लेते हैं। उसे कहते हैं कैमद्रुप योग। कैमद्रुप योग कब बनता है? जब चंद्रमा अकेला हो, उसके आगे पीछे कोई प्लेनेट ना हो। जैसे दूरधारा में मैंने क्या बोला, आगे के घर में भी प्लेनेट, पीछे के घर में भी प्लेनेट, तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा है। ये अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति को गरीबी देता है, पॉवर्टी। अभी आप सोच रहे होगे, कई लोगों के चार्ट में होगा ना ऐसा कि भाई चंद्रमा है, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, फिर भी कंडीशन अच्छी है। क्या होता है ना, योग कैंसल भी होता है। यहाँ पे योग कैसे कैंसिल होगा? चंद्रमा से केंद्र स्थान में या त्रिकोण में कोई शुभ प्लेनेट बैठा हो, या चंद्रमा जहां बैठा हो चंद्रमा को कोई बेनिफिट प्लेनेट देख रहा हो, तो ये योग कट जाता है। नहीं तो क्या होता है कि मानसिक तनाव देता है व्यक्ति को, अस्थिरता देता है और पॉवर्टी देता है जब कैंद्रुप योग होता है कुंडली के अंदर। क्योंकि क्या हुआ ना, चंद्रमा को कोई सपोर्ट ही नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो मानसिक अस्थिरता यानी मेंटल इंस्टेबिलिटी रह सकती है व्यक्ति को। बट ये योग कब नहीं लगेगा? जब कोई बेनिफिक प्लेनेट उसके केंद्र स्थान में या त्रिकोण में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कवर किया लग्न लॉर्ड, सन एंड मून, सूर्य से बनने वाले अच्छे योग, चंद्र से बनने वाले अच्छे योग। अभी चंद्र को लेके और कोई योग है वो देख लेता हूँ। चलो ये तो हो गया, ठीक है। फिर चंद्र से बनने वाले कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो यहाँ सर, किसी को नो डाउट? सर। नो। अभी एक ना धनयोग है, वो धनयोग है मून एंड मार्स। मैंने आपको बताया ना, कुछ प्लेनेट फॉर्म करते हैं राजयोग, कुछ हाउसेस फॉर्म करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्लेनेट से जो फॉर्म होने वाले राजयोग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब मून एंड मार्स साथ में बैठ जाते हैं उसको धनयोग बोला गया है, लक्ष्मी योग। बट यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है कि व्यक्ति अच्छे तरीके से ही पैसा कमाएगा, वो किसी भी तरीके से बट पैसा कमाएगा। ठीक है, पैसों के लिए ये योग बहुत अच्छा है जब भी मून एंड मार्स कुंडली में साथ में बैठ जाए या एक दूसरे को देख ले। ठीक है, तो ये एक अच्छा योग है पैसों के पर्सपेक्टिव से, अगर आप वेल्थ की बात कर रहे हो तो। बट व्यक्ति अनैतिक हो सकता है, दूसरा स्त्रियों के प्रति उसका स्वभाव भी कठोर हो सकता है अगर मून एंड मार्स साथ में तो। मून एंड जुपिटर हमने बात करी ली, गज केसरी योग। दूसरा, ये व्यक्ति ना रिलीजियस ट्रैवल बहुत करता है, ज्ञानी होता है एक हिसाब से, वो चाहता है कि लोगों को ज्ञान बांटे, तो अच्छा है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के जो नेचर है ना, उसमें उसकी माता का प्रभाव बहुत होता है, उसकी माता का बहुत बड़ा रोल होता है, हाथ होता है उसका व्यक्तित्व निर्माण करने के अंदर। बट ये मून जुपिटर भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। मून मर्क्यूरी अगर अच्छे बैठे हैं, ये व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। हमने जो ग्रहों के वर्ण के बारे में बात किया था, अभी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको काम आएगी। मून और मरकरी के बारे में मैंने बताया था कि ये वैश्य वर्ण के ग्रह है। वैश्य यानी व्यापारी। उसमें मून जो है वो इमोशनल व्यापारी है, मरकरी है वो प्रैक्टिकल व्यापारी। तो जब भी मून मरकरी बैठ जाता है ना, व्यक्ति बिजनेस बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो और बिजनेस में सफलता भी उसको मिलती है जब भी मून मरकरी साथ में होता है। दूसरा है मून एंड विनस। जैसे सूर्य शुक्र व्यक्ति को कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी देते हैं, वैसे ही मून और वीनस
व्यक्ति को ना आर्टिस्ट बनाते हैं, क्योंकि दोनों कलाकार ग्रह यानी कला प्रेमी प्लेनेट है। मून को भी आर्ट से जोड़ा जाता है, वीनस को भी आर्ट से जोड़ा जाता है। और जब भी मून वीनस साथ में होते हैं ना, जेमिनी ज्योतिष में तो उसको राजयोगी बोला है, कि ये व्यक्ति को अच्छा पैसा देता है, व्यक्ति को सुंदर बनाता है, और लोग अट्रैक्ट होते हैं इन लोगों से। अभी मुझे बताओ, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो लेते हैं, क्योंकि आज के दिन के लिए इतना रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे योगों के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसको पचा लो, एक दो बार इसका रिकॉर्डिंग देख लो। आज का जो वीडियो है उसका मैं आपको रिकैप थोड़ा दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी। पहले तो राजयोग कब फलित होते हैं उसके बारे में बात कर ली, कि भाई आपका लग्न मजबूत होना चाहिए, लग्न लॉर्ड मजबूत होना चाहिए। दूसरा, सन एंड मून की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो सारे राजयोग फलित होंगे। फिर हमने सूर्य के द्वारा जो योग बनते हैं अच्छे योग, उसको डिस्कस किया है। उसके बाद चंद्र के द्वारा जितने भी योग बन रहे हैं, जो मेजर मेजर योग, बाकी तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन यानी योग के बारे में पढ़ना है, तो बीवी रमन साहब की बहुत अच्छी बुक है 300 महत्वपूर्ण योग, वो आप परचेज कर सकते हो, हिंदी में भी अवेलेबल है। उसमें सारे योग के बारे में बताया गया है, 300 जो योग महत्वपूर्ण योग है उसके बारे में। ठीक है। सर एक मैं क्वेश्चन एक पूछूं? सेकंड बता देता हूँ बुक भी कैसी आएगी। ऐसी ना आपको बुक मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर, ठीक है। 300 महत्वपूर्ण योग, डॉक्टर बीवी रमन। बताओ, अभी आपका जो भी क्वेश्चन है बताओ, पूछो। सर अभी आपने सन एंड मार्स का बताया कि एक पर्सनालिटी बनती है। अगर सर सन वीनस मार्स अगर एक साथ हो तो? वो बीएनएल में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताया ना, अभी जो पढ़ा है उसके बारे में बात करो। ठीक है उसमें सर। देखो, जब तीन प्लेनेट साथ में होते हैं ना, तीनों का रोल आ जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, अभी कौन से दो प्लेनेट एक दूसरे से सबसे नजदीक है वो देख लो, तो वो कंजंक्शन की ना जाए। ठीक है। ठीक सर। कृपाल सर, मेरा एक है ना क्वेश्चन, मैं आपसे व्हाट्सएप पे भी पूछना चाह रहा था। हाँ सर पूछो। अभी हमने पुरानी क्लासेस में जो दिग्बली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई मर्क्यूरी और जुपिटर फर्स्ट हाउस में होते हैं, हम्म। सैटर्न सेवेंथ में है, सन टेंथ हाउस में होता है, और ये वीनस और मून फोर्थ हाउस में होते हैं। राइट। और सर आपने ये भी बताया था कि सन जिस हाउस में होता है उससे आदमी का उद्देश्य पता चलता है, कि अगर हाँ, छठे उसकी घर में आत्मा है की तो, खुशी इधर होती है। हाँ जी, कि अगर छठे घर में है तो हम्म। उसका उद्देश्य जीवन का है कि भाई वो सेवा करे। हाँ सही है। ठीक सर। अब सर मेरा, मैं ये देख रहा था एट्थ हाउस में जुपिटर और मार्स है, और हम्म। सिक्स्थ हाउस में मर्क्यूरी और सन है। हम्म। तो सर मैं अगर सिक्स और जो आठवां घर है जिसमें जुपिटर और मार्स है, उसमें 6 नंबर की राशि है। तो सर अगर मेरा जीवन का उद्देश्य सिक्स हाउस में ही है कि भाई मेरे को सेवा करनी चाहिए, तो उससे तो सर मेरा एट्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है। ये तो कैसे एक्टिव होगा सेवा करने से? नहीं, आपने बताया था ना कि मर्क्यूरी दिग्बली होता है कहाँ दिग्बल फर्स्ट होता है? हाउस में। हाँ तो। तो सर अगर मैं जैसे सिक्स हाउस में हाँ तो मर्क्यूरी अच्छा है। है ना, तो प्रॉब्लम क्या है बट उसमें? सेवा से वो हाउस तो न्यूट्रल हो जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी जीवन में। ऐसे सर फिर ये नहीं होगा कि भाई एट्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है उससे? कोई भी अच्छा कार्य करने से उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। ठीक ठीक है, सर। वैसे तो आप ज्योतिष 8 हाउस एक्टिवेट करके ही बैठे हो ना, ज्योतिष कर हाँ ही रहे हो। जी। तो क्यों ज्योतिष करें, छोड़ देते फिर। नहीं नहीं, ठीक है। मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ ना सर, क्योंकि मैं एट्थ समझ हाउस। गया, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जी। सेवा करने से जो लाभ मिलने वाले ना, यानी मर्क्यूरी उसके अच्छे रिजल्ट देगा, यानी दिग्बली हो जाएगा। जो आपकी सोच है, समझ है, आपका कम्युनिकेशन है, वो सारी चीजें पावरफुल हो जाएगी। तो वो अच्छा है कि बुरा है? नहीं, ठीक अच्छा है है। सर, बिल्कुल अच्छा है। बस।
सेवा करनी ही चाहिए। इससे आपकी जॉब भी अच्छी चलेगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा। ठीक सर। मर्क्यूरी सन अरसर 6th हाउस में है, तो बुध आदित्य राजयोग ये जो भी होता है ये सेवा करो तो राजयोग फलित होगा। ओके। ठीक है। जब हम हाउसेस वाला राजयोग पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि एक और पॉइंट भी है। जब भी धन योग बनता है, राजयोग बनता है, बट उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका क्या रीजन है। ठीक सर। ठीक है। और किसी को कोई सवाल? सर कुछ पूछ सकते हैं? अरे, इसीलिए तो हम चर्चा करने के लिए तो बैठे हम्म, हैं। सर ये कह रहे थे कि जैसे अभी आपने बताया था कि जैसे कोई गज केसरी बताया या कोई भी योग है लग्न चार्ट में है लेकिन नौमांस में नहीं है, तो हम्म। नौमांस में अगर नहीं है तो उसको उस योग को जैसे कई बार आपने बताया कि लग्न को देखना चाहिए, तो ये योग को लग्न देखना नहीं है, नौमांस से ही ये माना जाएगा कि ये योग फलित होंगे कि नहीं होंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। नवांश को आप क्लैरिटी लेने के लिए यूज करो। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसके चार्ट में गज केसरी योग देख रहे हो, उसके पास साधन संपन्नता सारी चीजें हैं, फिर तो वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर वो चीजें नहीं है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसका अच्छे योग दशा चल रहा है, तब जाके आप नवांश चेक करोगे भाई नवांश में कुछ गड़बड़ी है। आप उल्टा मत चेक करोगे भाई योग है, सब सुख संपन्न है, तो नवांश में नहीं है तो कैसे बन गया, ये मत देखो। ठीक है। नवांश क्लैरिटी के लिए। और ये तो सही है, प्लेनेट की एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको नवांश ही बताएगा। तो अगर कोई योग बन रहा है, तो उसको श्योर करने के लिए एक बार नवांश भी चेक कर लो कि भाई नवांश में भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी ये सिर्फ गज केसरी योग की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे जो केंद्र त्रिकोण वाले योग है, अगर वो चेक करने जाओगे तो वो तो मिलेगा ही नहीं आपको नवांश के अंदर। ठीक है। ये कुछ कुछ पर्टिकुलर योग है, उसका श्योरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ। लग्न में सर एक अच्छा जैसे प्रिडिक्शन निकल रही है और नौमांश में चेंज हो जाती हो, तो यानी कि वो प्रिडिक्शन पूरी नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ सर, लग्न में जैसे एक कंजंक्शन है, मर्क्यूरी और वीनस है, बट वो हाँ। नौमांश में मर्क्यूरी अरे और वो नहीं चेक करना है भाई, मैं वही तो समझा रहा हूँ कि दूसरे योगों के ऊपर ये आप अप्लाई मत करो, सिर्फ गज केसरी योग के लिए ये चेक करो। मैं वो तो बता रहा हूँ ना, क्योंकि वो तो मेल ही नहीं खाएगा, आपका एक प्लेनेट उधर से उधर चला जाएगा नवांश में। जी सर। तो जहां जहां मैं बोलूँ वहीं उसको लगाओ। दूसरे योगों में वो चेक मत करो। ठीक है। मैंने गज केसरी योग के लिए बोला ना, कंफर्म करने के लिए, तो उसी में लगाओ, दूसरे किसी योग में मत लगाओ, ये प्रिंसिपल। ठीक सर। ठीक। ठीक है। अच्छा आपको प्लेनेट आपके लिए ये अच्छा है या बुरा है, वो मैंने आपको समझाया है कि अगर नवांश में जाके वो उसकी मित्र राशि में, खुद की राशि में या एक्सोल्टेड साइन में बैठा है, तो वो प्लेनेट अभी मान लो कि कोई जन्म कुंडली में कोई प्लेनेट है, वो नीच का बैठा है, बट नवांश में जाके उच्च का हो जाता है, तो फिर वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा, वो एट द एंड आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक सर। नवांश इसके लिए जरूरी है। ठीक है। तो एक बार नवांश तो देखना ही देखना है कि भाई एक्चुअल में प्लेनेट की पोजीशन क्या है। बाकी जो लग्न कुंडली से हम योग यानी जो प्रोमिसेस देखते हैं, वो तो लग्न कुंडली से ही देखना है। प्रोमिसेस हमें नवांश से पहला जो प्रॉमिस है वो नहीं देखना है। हमें सिर्फ स्ट्रेंथ, प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी है कि भाई कितना स्ट्रांग है प्लेनेट। लग्न कुंडली में मेरा ये योग बन रहा है, तो वो योग फलित करने के लिए इसके पास वो स्ट्रेंथ है कि नहीं, वही चेक करना। ठीक सर। ठीक है। दूसरे योगों के लिए तो आप वही चेक करोगे भाई प्लेनेट तो उसकी मित्र राशि में बैठा है, एक्सोल्टेड में बैठा है, वर्गोत्तम होके बैठा है, के एनिमी साइन में बैठा है, तो वो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें नवांश देखना सर एक क्वेश्चन है। है। पूछो। ये अमावस्या का जन्म हो, है ना, तो इसमें हम्म। से चंद्र सिंगल होना चाहिए या दो युति भी हो तो भी आगे पीछे ग्रह देखना है फिर? नहीं नहीं, अमावस्या नहीं, चंद्र ही सिंगल ही देखना है ना। फिर देखो दूसरा प्लेनेट ऐड हो गया तो फिर वो योग हुआ ही नहीं ना, फिर वो तीन चार प्लेनेट अच्छा, का योग नहीं कंजंक्शन होगा हो फिर? गया। अच्छा ठीक हाँ। है। ठीक है। ठीक ठीक। ओके सर। सर कोई और बताओ। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो तो मैं पिछली क्लास का क्वेश्चन था, कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लो। सर आपने एक बार बताया था कि वो मंगल और बुध की युति जो है, हम्म। उसमें वो डिग्री देखते हैं 6 to 10 डिग्री के बीच में हो तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, मतलब वो है ना, हाँ, और 10 डिग्री से ज्यादा हो तो इफेक्टिव नहीं होता वो योग। तो 12 ये डिग्री सभी लेके ग्रहों चलो।
12 डिग्री से ऊपर डिफरेंस है ना, तो वो फिर कंजंक्शन नहीं है। हाँ, कंजंक्शन नहीं है। तो ये सर, ये सभी ग्रहों पे लागू होता है या खाली मंगल बुध पे सभी। लागू होता अरे नहीं नहीं, वो जो रूल है वो तो सभी पे हो। है? सभी पे लागू होगा युति ना? तब युति तभी गिनी जाएगी जब 10 से 12 डिग्री के बीच में हो। वैसे शास्त्र में तो 6 डिग्री ही बोला है, जी बट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 10-12 डिग्री तक भी है ना, तब भी थोड़ा बहुत वो इफेक्ट डालेगा। अगर 6 डिग्री का ही डिफरेंस है तो पक्का यूटी है। बट दस जी बारह भी है ना, तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डालता ही डालता है। बट 12 से ऊपर चला जाता है ना डिफरेंस दोनों प्लेनेट के बीच में डिग्री का, तो फिर वो कंजंक्शन नहीं है, वो फिर अकेला अकेला बैठा है ऐसा ही गिनो आप। ठीक है। ठीक ठीक। कृपाल सर, एक ओके। क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर, जैसे फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट होता है और लग्न होता है, उन दोनों की अलग अलग डिग्री होती है। हम्म। तो उसमें हम कैसे, जैसे भाई जो प्लैनेट है उसकी तो डिग्री कम है और जो लग्न है उसकी डिग्री ज्यादा है, तो इसमें क्या हम प्रिडिक्शन बनाएंगे? देखो, लग्न की डिग्री यानी ये समझ लो कि लग्न की डिग्री अगर 10 से 20 के बीच में है ना, तो वो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके। तो सर ये उस हिसाब बनती से देखा कैसे है जाएगा। लग्न की डिग्री? लिखा रहता है ना पहले कुंडली यार में। मुझे काटो मत। पहले तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि क्या ना मैं फिर पॉइंट भूल जाता हूँ इनका। अभी मैं समाधान दे रहा था बीच में, सॉरी पहले सर। खत्म होने तो फिर दूसरा हम। हाँ, तो क्या बोल रहा था, हाँ लग्न की डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का लग्न 0 डिग्री पे है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पहले तो ये समझ लो। ठीक है। बट हाँ, एक नजर में हम कह सकते हैं अगर लग्न मजबूत है वो कैसे पता चलेगा, अगर लग्न की डिग्री ठीक ठाक है 10 से लेकर 20 के बीच में, तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है। बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स है वो फिजिक्स डायनेमिक्स देखने के लिए। बट ये सिंगल आप एक थॉट पे बता सकते हो कि हाँ भाई इसका लग्न की डिग्री ठीक है तो। फिर अटक गया सर। सर आवाज नहीं आ रही है। अब कोई तो बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी। आपकी आ नहीं रही आ सर, रही हाँ है। अभी आई, पहले बीच सर। में बंद हो गई थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी बताओ जो कोई पूछ हाँ रहा हाँ। था ना। सर ये लग्न की जो डिग्री होती है सर, वो लिखा तो रहता है, वो उसकी डिग्री आती कैसे है? जैसे और प्लेनेट की तो जैसे वो जैसे उसकी जो साइकिल रहती है उससे उसकी डिग्री बढ़ती है और घटती है। लग्न की डिग्री हम्म, जैसे जो रहती है वो कैसे बनती है सर जी? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, मैंने सिर्फ डिग्री देखी है मुझे। अभी ये अच्छा सवाल है, मैं सर जान वो तो लूंगा वैसे इसको। रहेगा ना, जब भी हम लोग बर्थ होता है तब भी ईस्ट साइड में जितनी डिग्री में वो राशि होती रहेगी, तो हम्म, उतना ही अपना घर में फर्स्ट हाउस में जितनी राशि ऐसा की। ही क्या है ना, ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन है, बट मैं उसमें श्योर नहीं हूँ इसके लिए। ठीक है। तो मैं क्या ही बोलूँ, देख लूंगा, बट मैं जान लूंगा कि क्या है इसका रहस्य क्या है। सर कैसे एक होता है। सवाल और था। हम्म, एक सकट योग के बारे में आपने बताया था सर अभी। हाँ सकट योग क्या होता है वो बताओ। आपने मेरा सुना, मुझे जानना है कि कितना आप वो सुनते हो उसको। बताओ क्या था हाँ, सकट योग जैसे में। उसमें उसमें लिखा, आपने बताया था कि सर गुरु, जो गुरु प्लेनेट है, गुरु से 6, 8 और 12 में अगर चंद्रमा रहते हैं तो सकट योग बनता है सर जी। हम्म, तो इसमें भी सर लगन और नौमांस देखना है कि नौमांस देखना है कि ये पहली चीज एक ये हो गया सर। और दूसरा ये कि सर अगर एक अगर प्लेनेट उच्च का हो जाता है और चंद्रमा उसके 12वें हो जाते हैं, जैसे जुपिटर मान लीजिए फोर्थ राशि में आता है, 4 नंबर राशि पे उच्च के हो जाते हैं, और हम्म, जुपिटर ये चंद्रमा 12वें हाउस में रहते हैं, तो क्या दोनों को नुकसान करेगा कि कोई एक प्लेनेट का नुकसान होगा इसमें? नहीं वो अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, थोड़ी तो बहुत उसमें सकट परेशानी योग नहीं रहेगी, लगेगा? नहीं लगे। ओके, ठीक है। अभी समझा ना वो सुनफा योग, छठे आठवें की बात है, 12वां मत गिन, छठे आठवें की बात। अच्छा, ये सकट योग में 12वां थोड़ा सा कमजोर है, 6, 8 मेन है ना सर? 6-8 महीने वो थोड़ा दिक्कत देता है। देखो, प्लेनेट से छठे आठवें में जाना और ये अपना भाव से छठे आठवें में जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। बट वो पढ़ेंगे ना आगे, अभी योग पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। जी जी। ठीक है।
सर थोड़ा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन था, बट थोड़ा जानना था सर, अपना राशि, लग्न और आरूढ़ लग्न, इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सर लग्न को देना रहता है। देखो, आप में ना आपके राशि के भी ट्रेड्स होते हैं, आपके लग्न के भी ट्रेड्स होते हैं। ठीक है। लोग जो जानते हैं ना, आपको आपके लग्न के हिसाब से जानते हैं। मान लो किसी का तुला लग्न है और राशि मिथुन है। ठीक है। तो व्यक्ति का स्वभाव ना मिथुन राशि जैसा होगा, वो उसको पता है कि भाई मेरा जो स्वभाव है वो मिथुन राशि जैसा है। बट लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तुला राशि वाला व्यक्ति है, यानी तुला राशि के जो ट्रेड्स है ना वो इसमें दिखेंगे। तो दोनों इम्पैक्ट डालते हैं, एक इनर साइड डालता है, एक आउटर साइड डालता है कि समाज में आप कैसे दिखते हो, आपका व्यक्तित्व कैसे वहां पे आच्छादित हो रहा है। ठीक है। समाज में आपकी कैसी छवि है वो आपका लग्न बताता है। और जो राशि है वो आपका इनर मीन्स, आपको पता है कि भाई हाँ मैं ऐसा हूँ। हम्म। ठीक है। ओके सर। वही डिफरेंस है। आरूढ़ लग्न तो क्या है ना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बताऊंगा उसके बारे में। अभी ओके। लग्न और राशि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना, वो व्यक्ति का नेचर प्योर डिकोड करता है। और उसमें भी जब नक्षत्र आ जाता है तो डीप एनालिसिस होता है। नक्षत्र भी पहले क्या था ना, जो हमारा वैदिक ज्योतिष था वो नक्षत्रों के आधार पे चलता था। आजकल जो आप हम्म। पंचांग देख रहे हो, जहाँ मुहूर्त वगैरह निकलते हैं, वो नक्षत्र बेस्ड ही हम्म। साइंस। बट क्या हुआ, धीरे धीरे ना डेवलपमेंट होते होते लोग राशि तक ही आ गए, नक्षत्र को भूल गए, जो बहुत बड़ी गलती है। वापिस से लोग जा रहे हैं नक्षत्र के ऊपर, और जाना ही चाहिए, क्योंकि प्लेनेट का एक्चुअल रिजल्ट नक्षत्र से ही पता चलेगा। इसीलिए केपी सर ने वो निकाला ना, केपी ज्योतिष, कि भाई नक्षत्र तो मेन है, क्योंकि जब भी वो प्लेनेट की दशा चलेगी ना, उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड आपको सबसे पहले रिजल्ट देगा, वो जिस घर का स्वामी है। मान हम्म। लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि जुपिटर आपका 8वें घर में बैठा है। ठीक है। हम्म। तो और जुपिटर की दशा चल रही, तो 8वें घर को तो वो एक्टिव करेगा ही, क्योंकि वो 8वें घर में ही बैठा है। बट हम्म। उससे पहले जुपिटर किस प्लेनेट के नक्षत्र में, वो देखना जरूरी है। यानी हम्म। जुपिटर जो नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। मान लो अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, तो उसका स्वामी कौन हो गया, मरकरी। तो मरकरी फिर हाउसेस जो रूल कर रहा है उसका भी आपको इम्पैक्ट मिलेगा, और उसका ज्यादा ओह। मिलेगा। यानी जो आपको पेन मिलेगा ना वो उस हाउसेस से मिलेगा, हम्म। क्योंकि 8th हाउस पेन का है। तो हम्म। आपको मान लो मर्क्यूरी आपका फर्स्ट हाउस या हाँ फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस रूल कर रहा है, तो शारीरिक कुछ समस्या पेन मिल सकता है, अपने सिबलिंग से कुछ पेन मिल सकता है, आपके कम्युनिकेशन में कुछ पेनफुल, यानी डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई पेन आपको मिल सकता है। तो हम्म। इसीलिए ना गफलत हो जाती है जब लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना, तब वो नक्षत्र देखते ही नहीं है, वो सिर्फ इतना देखते हैं प्लेनेट करेक्ट। कहाँ बैठा है, प्लेनेट किस हाउस को रूल कर रहा है, खत्म हो गया। वो देखो, जब भी महादशा एनालिसिस हो ना, 4 पॉइंट याद रखो। जब हम महादशा कैसे देखना है वो सीखेंगे ना, तब बता दूंगा, बट अभी बता दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से। हाँ, प्लेनेट तो जहाँ बैठा है वो भाव एक्टिव होगा ही होगा। ठीक है। मान लो जुपिटर 8वें घर में बैठा है, तो 8वां घर का रिजल्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर कौन से रिजल्ट मिलेंगे, जुपिटर कुंडली के अंदर किन भावों का स्वामी है। ठीक है। मान लो छठे या 11वें का स्वामी है, या फिर छठे या 9वें का स्वामी होके 8वें में बैठ गया है, तो क्या हुआ, पहले 8वें का रिजल्ट मिला, छठे 9वें का भी रिजल्ट मिलेगा। लोग यहाँ तक सीमित हो जाते हैं। हम्म। बट अगर जुपिटर जहाँ जिस राशि में बैठा है ना, वो राशिपति भी एक्टिव हो जाता हम्म। ओके। है, समझ रहे हो। और जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी जो हाउसेस रूल स्वामी। कर रहा है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो एक साथ 5 हाउसेस के रिजल्ट मिलते हैं आपको। बाप रे। ठीक है। तो बहुत जी सर। डीप कैलकुलेशन है। तो लोग अभी क्या ना सीमित हो गए कि भाई इस घर का स्वामी की दशा चल रही है तो इसी घर का ऐसा नहीं होता, आपको मिलते हैं रिजल्ट। इसीलिए ना देखो, जब भी कोई प्रिडिक्शंस के लिए जाता है या फिर अपनी कुंडली एनालिसिस करवाता है, तो उसको कुछ चीजें मैच नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ठीक है जितना इंसान सीखा है उस हिसाब से प्रिडिक्ट करता है। बट सही कैलकुलेशन ये है, पहले प्लेनेट जहाँ बैठा है उसका रिजल्ट मिलेगा, वो प्लेनेट जो जो हाउसेस रूल कर रहा है उसका रिजल्ट मिलेगा, फिर जिस प्लेनेट की दशा चल रही है और वो प्लेनेट जिस राशि में बैठा है, ठीक है, उस राशि का हम्म। मालिक जिस घर में बैठा है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। प्लस जो हम्म। प्लेनेट की दशा चल रही है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, वो किन हाउसेस को रूल कर रहा है, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें, इसीलिए बाप रे। केपी इजी हो गया है। क्योंकि अभी क्या, पहले के अगर आप चार्ट देखोगे ना, उसमें केपी उतना सही नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, कोई कंप्लीट टाइम नहीं देता। अगर किसी के पास सेकंड टू सेकंड कंप्लीट टाइमिंग है ना, तो केपी से बढ़िया प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता।
उसमें भी फिर आप ना वो मत देखना, जो अपना सॉफ्टवेयर में आते हैं ना हाउस सिग्निफिकेशन, वो उसमें भी गड़बड़ी। हम्म राहु केतु के तो रॉन्ग ही होते हैं हाउसेस, 3-4 हाउसेस भूल ही जाते हैं सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करना। तो हम्म। वो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे हाउस सिग्निफिकेशन लेते हैं जब केपी पढ़ेंगे तब। सर तो अभी पूरे 27 नक्षत्र है, सबके लॉर्ड याद रखने पड़ेंगे मतलब। नहीं नहीं, सबके लॉर्ड तो क्या है ना, 9 ही तो लॉर्ड है। वो आप नक्षत्र चार्ट एक बार ले लेना, वो आ जाता है हम्म समझ में 1 महीने में। हम्म। और आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, उसमें डाल दो कि भाई जी सर, हाँ जी मेरा। सर। आपको सिर्फ ये देखना है आपके सॉफ्टवेयर में कुंडली में कि भाई गुरु की दशा चल रही है, तो गुरु किस नक्षत्र में बैठा है, यानी प्लैनेट्स वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो उसका नक्षत्र लॉ लिखा हुआ हो साथ में, उस प्लेनेट के साथ में, तो पता चल ही हम्म। जाएगा क्या भाई मर्क्यूरी रूल कर रहा है, तो मर्क्यूरी कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है, उसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो भी चेक करो। जी। जी सर। तो फिर अगर कोई सवाल ना हो तो एंड करें क्लास को। ठीक है सर। सर पुरानी क्लास का एक सवाल है सर। पूछो पूछो। हेलो। हाँ पूछो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, एक जैसे आपने बताया था कि चंद्र 6, 8 और 12 से रिलेट करता है, तो चंद्र से रिलेटेड चीज़ों का दान नहीं करना। हाँ अब सर ये धनु लग्न की कुंडली है, और चंद्र 8 का स्वामी होकर 12 में बैठा हुआ है, हाँ। नीच का है। तो इसमें अपन चैरिटी भी नहीं कर पाएंगे 8 हाउस की? नहीं नहीं, छठे में बैठा हो ना चंद्र, तभी मत करना, बाकी 8वें 12वें में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। अच्छा, 8वें 12वें में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक। छठे में ही प्रॉब्लम है, 8वें 12वें में उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर, ओके। हॉस्पिटल में डोनेट करो राइस। हॉस्पिटल में राइस, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल है ना, और जी। 8वां घर तो डोनेशन चैरिटी है, वहां पे अगर जी चंद्र सर। की राशि बन गई तो चावल आप दो हॉस्पिटल के अंदर, यानी कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, फ्री में खाना बनाती हो या ऐसा कुछ हो जहाँ पे व्यवस्था, उनको डोनेशन करो। ठीक ठीक। और सर साथ में क्या राहु ही बैठा हुआ है, तो कृष्ण भक्ति का बताया था आपने? वो तो करनी चाहिए, नहीं तो पागल जी कर जी। देता है व्यक्ति को मून राहु। अच्छा अच्छा। हम्म, और एक सर क्वेश्चन है छोटा सा। पूछो। फिफ्थ, मकर लग्न की कुंडली और 5th हाउस में मंगल राहु बुध शुक्र शनि है। इसमें सर ये दोनों, मंगल बुध का भी अप्लाई होगा और शनि राहु का भी अप्लाई होगा? बुध पिचास और मंगल राहु बुध का भी? हाँ, यानी अभी उस टाइम किस प्लेनेट की दशा चल रही है, उस हिसाब से सारा कैलकुलेशन होगा। अच्छा। हाँ, दशा के बिना तो कुछ नहीं होगा, वो पड़ा ही रहेगा प्लेनेट। एट ए और टाइम सर वो आपके ना सिर्फ तीन तीन प्लेनेट काम कर रहे होते हैं, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, और उसमें भी महादशा अंतरदशा 85% रोल प्ले करती है। जी। तो वो दो प्लेनेट मैन है, और वो उनके जो नक्षत्र में बैठा है वो, बट मोटा मोटा यही होता है, बाकी के प्लेनेट फिर एक्टिव नहीं होते उस टाइम। जी। नहीं, उनको वो इसका मतलब शनि राहु की मतलब वो आवाजें आवाजें सुनने में आती है, ऐसा वैसा। शनि राहु ना अभी कितनी डिग्री पे साथ में, बाकी वो प्रॉब्लम तो करते ही है ना, ये शनि राहु वाले को ना तुरंत ब्लैक मैजिक असर करता है, ऊपरी हवा, नहीं, आपने तंत्र में। जी वो भी बताया था श्रीफल का 43 डेज हाँ हाँ, वाला। तो वो सर तो ये बहुत अच्छी रेमेडी। वो कंटिन्यूस 43 डेज होना चाहिए या बीच में गैप भी हो जाए तभी चल जाएगा? कंटिन्यूअस 43 डेज होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक और है सर सर। लाइफ में अगर एक कोई बार करना है। बहता पानी ना मिले तो? बहता पानी चाहिए, ना मिले तो फिर डोनेशन कर दो, मंदिर मंदिर में रखाओ। पहला प्रायोरिटी बहता पानी, दूसरी प्रायोरिटी टेम्पल। अच्छा। और सर इसमें मंगल बुध का भी बताया था आपने, कि वो मेरे से स्लिप हो गया दिमाग से। मंगल बुध के लिए क्या ना, बुधवार के दिन कॉपर का बर्तन लो, कॉपर के बर्तन में हरी मूंग भरो, और जी उसको कॉपर के ढक्कन से ढक के सोल्डरिंग कर दो। और वो जी। जो फिर कॉपर का बर्तन है ना, उसको बुधवार के दिन घास वाली जमीन के नीचे दबा देना लाइफ में एक बार। अच्छा, ठीक ठीक सर, ओके। ठीक है। और आपके घर में जितनी भी बहन बेटियां बुआ मौसी जितनी भी है, उनको जी मिठाई बांटो, महीने में जी एक बार मीठा खिलाओ। दूसरा, जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं
उनको लाल कपड़े में हरी मूंग दे सकते हो, हरे कपड़े में हरी मूंग दे सकते हो, उनको हरे कपड़े का वस्त्र भी दे सकते हो। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को। अच्छा ठीक सर। ओके। कृपाल सर, एक क्वेश्चन है। पूछो। सर जैसे आपने बताया था कि योग है, अभी योग से रिलेटेड है। सिक्स हाउस किससे? में योग से, योग जो आपने बताए थे ना अभी, हाँ हाँ। सिक्स हाउस में मून है, फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, और सेवेंथ में मार्स है। तो ये एक योग बन गया। दो योग बन रहे, सुनफा अनफा दोनों योग बन रहे। अच्छा, लेकिन अगर मार्स के साथ वहां पर राहु भी है तो नहीं बनेगा? नहीं नहीं तो फिर क्या ना, थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है, पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। है। ओके ओके, थैंक यू। वैसे शास्त्र में सूर्य ही बोला गया है कि चंद्र के आगे और पीछे ये सारे योग बताए ना, उसमें अगर सूर्य को कंसीडर मत करना, उसके अलावा जो भी प्लेनेट हो तो योग कंसीडर करो। बट ओके। काफी केसेस में देखा है ना, राहु के तो ऑब्स्टेकल्स लेके आते ही आते हैं। हम्म। ठीक है। तो इट्स नॉट अ परफेक्ट योग, यानी पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन कुछ उसका हम्म, पार्ट ऑफ द वही। योग मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अभी किसी का कोई सवाल? सर एक चीज पूछना था सर। पूछो। जैसे आपने बताया था सन मजबूत होना चाहिए, तो लग्न में केतु होगा तो सन कहीं पे भी रहेगा तो मजबूत रहेगा ना सर, उसको अच्छा मानेंगे? अपना वैदिक और लाल किताब मिक्स मत करो। नहीं नहीं, जैसे आज जैसे सन बताया ना सर, सन अगर यदि सन लग्न का लॉर्ड यदि 1 5 9 या 1 4 7 को छोड़ के 10 में हो, और हम्म। तो ये अच्छा माना जाता है। मतलब जैसे योग तभी फलित होंगे जब ये सन मून और लग्न मजबूत होगा तब। तभी फलित होंगे ऐसा नहीं। कैसा है कि संपूर्ण रिजल्ट समझो, योग तो फलित होंगे बट उसका पूरा रिजल्ट। अच्छा, संपूर्ण। हाँ, कमी नहीं रहती समझो, अगर ये तीनों प्लेनेट स्ट्रांग है ना तो कमी नहीं रहती। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका लग्न लॉर्ड सूर्य या चंद्र के साथ बैठ जाए ना तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आपके लिए। दूसरा, अगर वर्गोत्तम लग्न है, वर्गोत्तम लग्न यानी आपकी लग्न कुंडली जिस नंबर से स्टार्ट हो रही है उसी नंबर से अगर आपका नवांश चार्ट भी स्टार्ट हो रहा है ना, व्यक्ति चाहे गरीब से गरीब कुटुंब में जन्मा हो, वो मरता अमीर होके ही उसकी लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा, चंद्र जब वर्गोत्तम हो जाता है ना, तब भी ये हालत होती है, यानी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है लाइफ में। भले कैसी भी कंडीशन जन्म के टाइम, बट मरेगा उसका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान लोग जानेंगे उसको। तो या तो आपका लग्न वर्गोत्तम हो जाए या चंद्र वर्गोत्तम हो जाए, या तो लग्न लॉर्ड सूर्य या चंद्र के साथ बैठ जाए, तो ये ना बहुत अच्छी बात होती है व्यक्ति इंसान के लिए। ठीक है। दूसरा, अभी मैंने डाला था चंद्रमा जिस नक्षत्र में। ठीक है। चंद्रमा आपके जिस नक्षत्र में, मान लो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर का होता है, तो कुंडली में कहीं से भी वो कनेक्शन बना रहा हो जुपिटर के साथ, ठीक है, तो भी व्यक्ति अच्छा करता है उसकी लाइफ। यानी उसके नक्षत्र लॉर्ड के साथ कहीं चंद्रमा का कनेक्शन हो गया तो मान लो व्यक्ति नाम करेगा उसका जीवन। ठीक है। जी जी। तो सर ये जो मूल नक्षत्र है सर, ये गुरु की है कि केतु की है सर जी? मूल मूल तो केतु का है ना, मूल गुरु का थोड़ी है। गुरु का पुनर्वसु विशाखा और पूर्वाषाढ़। अच्छा पूर्वा अच्छा, ठीक। फाल्गुन। पूर्वा फाल्गुन। हाँ, वो वैसा ही है कुछ। बट ये तो है पुनर्वसु विशाखा तो गुरु के ही नक्षत्र। अच्छा, ठीक सर। वो चार्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन ही मिल जाएगा, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट बेसिक के लिए जरूरी है, आप अगर रखो ध्यान तो नहीं, वो भी एक नक्षत्र बार। तो 27 याद कर लिया सर जी, लेकिन वो मैं समझ नहीं पा रहा है कि उसको नक्षत्र वाइज याद करे कि 1 से लेकर 27 करके याद करे। वो 1 से 27 तो याद कर लिया, फिर मेरे को सबसे अच्छा लगा कि जो नक्षत्र वाइज याद कर लो तो सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ, बस वही है। ठीक है। अभी और किसी का कोई सवाल? नहीं सर। नहीं सर, कोई सर। ठीक है, तो अभी फ्राइडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। फ्राइडे कौन सी तारीख? फ्राइडे तो
30 तारीख मंथ है। ठीक है, ट्राई करता हूँ, अगर हुआ तो फ्राइडे को कर लेंगे क्लास, ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को करेंगे। ठीक है जी जी, जय चलो, श्री राम। धन्यवाद, जय श्री राम। जय श्री श्री राम राम। सर। जय श्री राम सर, जय जय श्री राम सर।